Monika and I welcome you all in your own videos provided by our Excellence Family। अब जो हम हमारा सेकेंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में तीन अलग अलग सेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के बारे में। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें समझना है कि उन्हीं तीन सेक्टर को क्या करने वाले हैं, अब हम कंपेयर करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, कंपेयरिंग दी थ्री सेक्टर। और कौन से थ्री सेक्टर जो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। So the various production activities in primary, secondary and tertiary sector produce a large number of goods and services। अब हमने जो पढ़ा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में बहुत तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है और ये एक्टिविटीज क्या करती है, लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क करते हैं उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आती है कि ये देखना कि कितना गुड्स और सर्विसेज और कितने लोग एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम करते हैं। कि मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर जो है हमारा, मतलब अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में इंडिविजुअली कितना गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है, कितने लोग उसमें काम करते हैं। क्योंकि देखो इकोनॉमी के अंदर होता क्या है कि जब हम टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक से ज़्यादा, मतलब एक से दो सेक्टर्स का तो क्या होता है, एक डोमिनेंट प्लेस होता है, डोमिनेंट टर्म होता है टोटल प्रोडक्शन के अंदर। टोटल प्रोडक्शन मतलब हम तीनों सेक्टर की मिलाकर बात करते हैं, बट जब हम टोटल प्रोडक्शन को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक या दो सेक्टर का तो एक मेजर प्लेस होता है, बड़ा सा प्लेस होता है एम्प्लॉयमेंट में भी, प्रोडक्शन में भी। बट ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा सेक्टर होता है उसकी रिलेटिवली उसके कंपेयर में साइज कम होती है। तो टोटल प्रोडक्शन में हम ये तो नहीं देख पाएंगे कि इंडिविजुअली हर सेक्टर ने कितना प्रोड्यूस किया। तो अब हमें यही चेकआउट करना है कि कैसे हम ये देख पाएं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में कितना प्रोडक्शन होता है और कितने लोग काम करते हैं। तो देखो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, है ना क्वेश्चन माँ। अब अपन ने अभी बोला कि हर एक सेक्टर में ना जाने कितने ही गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो क्या हमारे लिए पॉसिबल है उनको वन बाय वन गिनना? तो अगर नहीं है तो हम इनका टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, तो ये सब हम देखते हैं। विथ सो मैनी ऑफ 1000 गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस, यू माइट थिंक दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क। लगता है ये इम्पॉसिबल टास्क है। नॉट ओनली वुड द टास्क इज इनॉर्मस। बात ये नहीं है कि टास्क बड़ा है, कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो हैं, सर्विसेज जो हैं वो ज़्यादा है। साथ ही साथ ये भी वंडर करने की बात है कि हम कैसे अडप्ट करेंगे कार्स को, कंप्यूटर्स को, नेल्स को, फर्नीचर्स को। क्या इसका कोई सेंस है? क्योंकि देखो एक कंट्री जो है, मान लीजिए हमारा जो इंडिया है, तो वहाँ पर तो कंप्यूटर भी प्रोड्यूस होते हैं, कार भी प्रोड्यूस होती है, छोटा सा नेल भी प्रोड्यूस होता है, हमारा पेन भी प्रोड्यूस होता है। और हम टोटल प्रोडक्शन में तो पूरा एक कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ साल भर में इसकी ही बात करते हैं। तो नेल के साथ फर्नीचर को ऐड करना, कार को, कंप्यूटर के, तो क्या ये हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा? यू माइट राइट थिंकिंग इन सो, आप सही सोच रहे हो। और इसके लिए अब कैसे करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व, इसके लिए हमारे इकोनॉमिस्ट ने एक सजेशन दिया है कि दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर। कि हमें क्या करना है, उन गुड्स का एक्चुअल नंबर ऐड नहीं करना है कि आप कितना गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, 10 कार प्रोड्यूस कर रहे हो, 20 कार कर रहे हो, उनकी वैल्यू क्या करनी है, एडअप करनी है कि ये जो 10 कार है तो एक कार की कॉस्ट कितनी है। ओके, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि 10,000 kg ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट द रेट ₹8 पर kg। अगर 10 किलो गेहूं 8 रुपए किलो के हिसाब से बेची जाए तो उसका टोटल कॉस्ट क्या आएगा, टोटल वैल्यू क्या आएगी व्हीट की, 80,000। सेम उसी वे में 5,000 ऑफ कोकोनट्स अगर एट द रेट
10 पर कोकोनट सेल आउट किए जाएंगे तो उसकी कॉस्ट आएगी 50,000। तो सिमिलरली जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है तीनों सेक्टर्स की, वो कैलकुलेट की जानी चाहिए और उन्हें हमें एडअप करना चाहिए। पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें एक बात हमारे माइंड में रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि हमें एक सावधानी रखनी होगी। Not every goods or services that is produced and sold needs to be counted। क्या ध्यान रखना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम उन सारे गुड्स, उन सारी सर्विसेज को एडअप करें जो प्रोड्यूस हुए हैं। It makes sense only to include only the final goods। कि आपका मतलब वैल्यू एड करने का सेंस कब बनेगा, जब आप सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को ही ऐड करोगे। ओके, हमें यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स को सेल नहीं करना है। अब देखते हैं कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं। ओके, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, इनको देखते हैं, फिर हम हमारा केस समझेंगे कि क्यों हमें फाइनल गुड्स को ही ऐड करना चाहिए, इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों ऐड नहीं करना चाहिए। इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट। ओके, अब देखो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं होते हैं, मतलब वो रेडी टू यूज होते हैं। जबकि जो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है वो अभी बिग प्रोसेस होता है, मतलब रेडी टू यूज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए केक है। ओके, अगर केक आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिया है तो वो लास्ट कंज्यूमर तक पहुंच गया, इसके बाद आप उस केक का तो कुछ करने ही नहीं वाले हो, वो डायरेक्ट आपको डाइजेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर वो केक जो है वो आपके लिए बनेगा आपका फाइनल गुड्स। बट वहीं पर अगर वो केक आप इस पर्पस के लिए लेती हो कि मेरा कोई बेकरी है और मुझे मतलब कोई शॉप वगैरह है और उससे मुझे क्या करना है, कंज्यूमर्स को सेल आउट करना है, तो वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो है आपका इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि अभी भी उसमें आगे वैल्यू ऐड होना बाकी है। तो इतना क्लियर हुआ फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। अब नेक्स्ट हमें क्या समझना है कि क्यों जब हम टोटल प्रोडक्शन का कैलकुलेशन करते हैं, एडअप करते हैं, तो हम फाइनल गुड्स को ही क्यों लेते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों नहीं लेते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लिया गया है कि एक जो फार्मर है, ओके, अब फार्मर क्या करता है, अपनी वीट को सेल आउट करता है, जो भी आटा पीसने वाली चक्की है उसको 8 रुपए किलो के हिसाब से। अब वो मिल ग्राइंड क्या है, द मील ग्राइंड द व्हील, आटा पीस जाता है और उस आटे को क्या किया जाता है, बिस्किट कंपनी को 10 रुपये में बेच दिया जाता है। मतलब इन्होंने 8 में खरीदा, 2 रुपये का अपना प्रॉफिट ऐड किया और 10 रुपये में क्या करा, जो बिस्किट कंपनी है उसको सेल आउट कर दिया। अब बिस्किट कंपनी ने क्या करा, उसमें आगे फर्दर वैल्यू ऐड करी और उससे मतलब एक फॉर्म दिया, दूसरा फॉर्म दिया और क्या किया, उस आटे को यूज़ करा कुछ दूसरी थिंग जैसे शक्कर, ऑयल, जो केक बनाने के लिए बिस्किट्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, और ऐसे क्या करा, टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, 4 पैकेट बना दिए उन्होंने। और उन्होंने क्या करा, उन 4 पैकेट्स को है ना 60 रुपीज़ में सेल आउट कर दिया, मतलब 15 रुपये पर पैकेट, 15 4 60। तो 60 रुपीज़ में उसे क्या करा, खरीदा तो कितने में था, 10 रुपये किलो के हिसाब से परचेज किया था, मतलब 4 पैकेट बनाए। तो अगर हम एक एवरेज 4 किलो 40 और उन्होंने उसको 60 रुपये में ऐसे समथिंग अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको सेल आउट कर दिया। अब जो बिस्किट्स है वो क्या है, हमारे पास फाइनल गुड्स है और इसको एट लास्ट कौन खरीदने वाला है, इसे खरीदने वाले हैं कंज्यूमर से, कंज्यूमर के पास ही जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू ऐड की जाएगी, यहाँ पर ऐड की जाएगी वैल्यू 60। ओके, Why are not only final goods and services counted? तो क्या रीज़न है कि सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को ही काउंट किया जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें तो फाइनल गुड्स सच एज व्हीट एंड द व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर द इंटरमीडिएट गुड्स, कि व्हीट से जो आटा बना है ना, ठीक है, व्हीट से जो आटा बना ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि अभी भी इनमें वैल्यू ऐड होना बाकी है। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं, है ना, जो अभी भी प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते, मतलब अभी भी उनमें प्रोडक्शन होना बाकी होता है, कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी होती है, जो रेडी टू यूज नहीं होते, उनको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द
फाइनल गुड्स। अब इन्हें क्यों ऐड नहीं किया जाता इंटरमीडिएट्स की वैल्यू को, तो हम हमारा ऊपर वाला ही एग्जांपल लेते हैं। अब सबसे पहले फार्मर ने क्या किया था, 8 रुपए में बेचा था। अब जो मील मतलब वो चक्की वाला था उसने क्या किया, 8 रुपए तो वो भी जोड़े, 2 रुपए अपनी तरफ से जोड़े, और उसने जो बिस्किट कंपनी को वो आटा कितने में दिया, 10 रुपए में। तो इस 10 रुपए में वो 8 रुपए भी तो शामिल है, 2 रुपए भले अलग से ऐड हुए बट 8 रुपए इसमें शामिल है। उसके बाद इस आटा चक्की वाले ने, हाँ यही किया था ना उसने, और फिर उसने क्या किया, जो बिस्किट कंपनी वाला था उसने भी भले 10 रुपए के हिसाब से खरीदा था और उसको लास्ट में सेल आउट किया 60 रुपए। तो 10 रुपए के अकॉर्डिंग जो भी उसने जितना किलो भी परचेस किया था तो वो अमाउंट भी तो इसमें इंक्लूड है। उसके बाद उसने अपनी प्रॉफिट मार्जिन ऐड करी और उसको आगे 60 रुपीज़ में सेल आउट कर दिया 4 पैकेट को। अब जैसे आप भी मान लीजिए आप सिंपल सा एक पेन परचेस करके आते हो, है ना, अपने शॉप पे सेल आउट करने के लिए, तो होता है ना हम उसको कम में लाते हैं। मान लीजिए आप 8 रुपए में लाते हो तो उसको सेल कितने में करते हो, 10 रुपए में। तो वो जो 10 रुपए आप अपने कंज्यूमर से ले रहे हो तो उसमें आप अपने 8 रुपए भी वसूल कर रहे हो जो आप होलसेलर को दे के आए हो, और साथ ही साथ 2 रुपए एक्स्ट्रा एज अपना प्रॉफिट उससे ले रहे हो। तो हैंस the value of rupees 60 for the biscuit is final goods already includes the value of flour 10 rupees. Similarly the value of all other intermediate goods would have been included. तो इसी तरह से जितने भी गुड्स होते हैं तो उनमें जो इंटरमीडिएट गुड्स यूज किए जाते हैं उस फाइनल गुड्स को बनाने में, तो उनकी वैल्यू उनमें ऑलरेडी क्या होती है, इंक्लूड होती है। तो टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड द व्हीट व्हाट वी हैव टू डू separately is therefore not correct, because then we would counting the value of the same things a number of time, first as wheat and then flour and then finally as biscuit. तो अब यहाँ पर अगर हम wheat का अलग कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम क्या करेंगे, अगर 8 रुपए 10 रुपए और फिर 60 रुपए ऐड कर टोटल प्रोडक्शन में ये वैल्यू रखेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, 8 रुपए और 10 रुपए जो है सेम ही वैल्यू को डबल बार काउंट कर रहे हैं, तो ये सही नहीं होगा। इसलिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे, वो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है उससे ही हम एज अ टोटल प्रोडक्शन में कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? क्यों नहीं किया जाता है ये भी समझ में आए, क्योंकि इससे डबल बार वो कैलकुलेशन में आता है। अब देखो, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर्स प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर। अब हम जो फाइनल गुड्स जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है एक सेक्टर का पूरे साल भर में, एक पर्टिकुलर सेक्टर का, तो हम तीनों सेक्टर का उसमें जो फाइनल वैल्यू है गुड्स की उसको एडअप करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है, उस सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन मिलता है उस ईयर के लिए। यहाँ पर हम ईच सेक्टर की बात करें कि हम एक सेक्टर को लेते हैं, एक सेक्टर में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए उनकी फाइनल जो गुड्स की वैल्यू उनको एडअप करते हैं, तो उससे हमें मिलता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में या प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, पर्टिकुलर सेक्टर में विथ इन अ ईयर कितना प्रोडक्शन हुआ है। और जब हम तीनों सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी किसे कहा जाता है कि एक कंट्री में जो तीनों सेक्टर्स हैं उनमें जितना भी टोटल प्रोडक्शन किया जाता है विथ इन अ ईयर उसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है एज ऑब्जेक्टिव। It is the value of all the final goods and services produced within a country during a particular year. ये क्या है, ये वो वैल्यू है सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो एक पर्टिकुलर ईयर में एक कंट्री में क्या होता है, प्रोड्यूस की जाती है। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। हमारी इकोनॉमी ये डिसाइड करती, हमारा जो जीडीपी है कि आपका जीडीपी लेवल जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से आपकी इकोनॉमी को उतना बड़ा समझा जाएगा। हम देखते हैं ना यूएस इतना डेवलप्ड है, हमारी कंट्री इतना है, तो वो किस एक क्राइटेरिया है कंट्री की इकोनॉमी को कंपेयर करने का। इन इंडिया द मेमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। हमारे इंडिया में जो जीडीपी मेजर करने का टास्क है ये किसके पास है,
सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है उनके पास है। ये क्या करते हैं, अदर मिनिस्टर की हेल्प से जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, इंडियन स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, उनसे सारी टोटल वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन लेते हैं, कितना गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, वॉल्यूम कितनी है, उनका प्राइस क्या है, और उसके बाद क्या करते हैं, वो जीडीपी एस्टिमेट करते हैं। तो ये समझ में आया कि हम कैसे अलग अलग सेक्टर्स के प्रोडक्शन को आपस में कंपेयर करते हैं। अभी के लिए हम हमारा जो वीडियो है ये यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हमारा जो ये हिस्टोरिकल चेंजेस जो हुए हैं ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।